मेरा नाम शिल्पा है। मेरी उम्र 20 साल है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। हमारे गांव में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती है। बचपन से ही मैंने ससुराल के बारे में डरावनी बातें सुनी थी कि वहाँ बहुओं को सम्मान नहीं मिलता, सास हमेशा ताने देती है और नंद तो जैसे भाभियों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। दहेज के लिए ताने, मारपीट और मायके वापस भेज देना जैसी बातें आम थीं। इन सारी बातों ने मेरे दिल में ससुराल को लेकर एक अजीब सी दहशत बैठा दी थी। मैं सोचती थी कि शायद शादी के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी और शायद खुशियों से नहीं, दुखों से। लेकिन जब मेरी शादी हुई और मैं अपने ससुराल पहुंची तो मेरी सारी धारणाएं बदल गईं। यहाँ के लोग बिल्कुल अलग थे। मेरी सास ने मुझसे कहा, शादी के शुरुआती दिन पति पत्नी के रिश्ते को समझने और संवारने के होते हैं, घर की जिम्मेदारियां तो सारी उम्र साथ निभानी है। उनकी बातों में अपनापन था। मेरा पति संजय भी एक समझदार और संवेदनशील व्यक्ति निकला। वो न सिर्फ मेरी भावनाओं को समझता था बल्कि हर कदम पर मेरा साथ देता था। जैसे जैसे समय बीत रहा था और मैं अपने नए ससुराल में ढलने लगी, कुछ बातें ऐसी सामने आई जिनसे मैं चौंक गई। घर में सब कुछ बाहर से बहुत अच्छा और व्यवस्थित था। सब लोग अच्छे कपड़े पहनते थे, स्वादिष्ट खाना खाते थे और कोई कमी नहीं दिखती थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। घर के सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और तभी मेरी सास ने पीछे की ओर पड़े पलंग पर एक पुराना बर्तन रखा जिसमें 3-4 दिन पुराना बचा हुआ खाना था, साथ में सूखी और बदबूदार रोटियां भी थीं। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने ध्यान से देखा और पाया कि घर का सबसे बड़ा सदस्य मेरे ससुर वही खाना खा रहे थे। उनके चेहरे पर वह निराशा और दुख साफ दिख रहा था और ये देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। मेरे ससुराल वाले, जो दिखने में काफी सभ्य और समझदार थे, उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा था। रात को तो उन्होंने चुपचाप वो पुराना खाना खा लिया और इस बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब अगली दोपहर को भी मैंने देखा कि वही पुराना खाना फिर से मेरे ससुर को दिया गया जबकि बाकी सब लोग ताज़ा और स्वादिष्ट खाना खा रहे थे, तो मेरी हैरानी और भी बढ़ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था और क्यों सिर्फ मेरे ससुर को ही यह बचा हुआ खाना दिया जाता था जबकि बाकी सब लोग अच्छे से खाते थे। शुरुआत में तो मुझे यही लगा कि शायद मेरे ससुर को ऐसा खाना पसंद हो, सूखी बदबूदार रोटियां और बासी सब्जी। लेकिन जब मैंने ध्यान से उनके चेहरे के भावों को पढ़ा तो साफ समझ में आ गया कि वो इसे मजबूरी में खा रहे हैं, न कि अपनी पसंद से। उनका चेहरा बुझा बुझा सा रहता और हर निवाला जैसे तकलीफ के साथ निगलते। मुझे उनका ऐसा हाल देखकर बहुत तकलीफ होती थी। मैंने चुपचाप बाकी लोगों की तरफ देखा। मेरी दोनों नंदे, देवर और मेरी सास सब वहीं थे। सबके सामने गर्मागर्म खाना परोसा गया था और वे सभी आराम से हंसी खुशी खाना खा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य, जो इस परिवार की नींव रहा होगा, आज ऐसा बर्ताव झेल रहा है। मुझे अपने मायके की याद आने लगी। जब मेरे पापा खाने के लिए बैठते थे तो घर का पूरा माहौल बदल जाता था। हम सब भाई बहन दौड़कर उनके लिए खाना परोसते थे। माँ सबसे स्वादिष्ट चीजें पहले उनके सामने रखती थी और पापा के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान होती थी। लेकिन ससुराल का ये नज़ारा बिल्कुल विपरीत था। यहाँ मेरे ससुर की कोई अहमियत नहीं थी। सिर्फ सास ही नहीं, उनके बेटे बेटियां भी उनके साथ उदासीन व्यवहार कर रहे थे। मेरे पति भी जब खाने पर होते तो एक बार भी अपने पिता की तरफ नजर उठाकर नहीं देखते थे। शादी के शुरुआती दिनों में मैं चुप रही, सब कुछ चुपचाप देखती रही, क्योंकि उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह सकूं या किसी से सवाल कर सकूं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते और मैं इस घर के माहौल को समझने लगी, मुझे एहसास हुआ कि अब चुप रहना मुश्किल होगा। जैसे जैसे घर के माहौल में मेरी घुलने मिलने की आदत बन गई, मैंने एक दिन हिम्मत जुटाकर अपने पति संजय से ससुर जी के साथ हो रहे इस व्यवहार पर बात की। मैंने बहुत ही सहज तरीके से पूछा, क्या ये ठीक है कि आपके पिताजी इतने पुराने और बदबूदार खाने के साथ गुजारा करें जबकि बाकी सभी लोग गरम गरम और ताज़ा खाना खा रहे हों। मेरी बात सुनते ही संजय का चेहरा अचानक तमतमा गया। वह नाराज होकर बोले, तुम इस घर के मामलों में दखल देने की कोशिश मत करो। मेरे माँ बाप के बीच क्या चलता है उसमें बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो मुझसे कहो, लेकिन मेरे परिवार के मामले से दूर रहो। उनकी बात सुनकर मेरे दिल को गहरा आघात लगा। आंखें भर आईं। मैं तो इस घर की बहू हूँ, क्या इस घर की अच्छाई बुराई से मेरा कोई लेना देना नहीं। संजय के लहजे ने जैसे मुझे पराया सा एहसास करा दिया।
इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस खामोशी ओढ़ ली। लेकिन मेरे मन में जो सवाल थे वो हर दिन मेरे ससुर को देखकर और गहरे होते गए। उनका मौन, उनकी उदासी और वो पुराना पलंग जिस पर वे सारा दिन बैठे रहते थे, सब कुछ जैसे कोई अनकही कहानी सुना रहा था। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, न कोई फरमाइश की। वही 2 जोड़ी पुराने कपड़े, वही बासी खाना, जैसे उनकी जिंदगी बस इंतजार में ठहर गई हो। ये देखकर मेरा मन हर पल दुखी होता था। जबकि घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, आराम की हर चीज मौजूद थी, फिर भी मेरे ससुर को इंसान की बुनियादी इज्जत और देखभाल तक नहीं मिल रही थी। अब मैंने ठान लिया था कि मैं और चुप नहीं रहूंगी। मैंने फैसला किया कि इस विषय पर मैं अपनी नंदों से बात करूंगी। आखिर बेटियां तो पिता की जान होती है और एक बेटी के दिल में अपने पिता के लिए सबसे ज्यादा प्रेम और अपनापन होता है। मुझे उम्मीद थी कि शायद वे इस व्यवहार को समझेंगी और कुछ कहेंगी। मेरे मन में कई सवाल थे। मेरे ससुर, जो इस घर के सबसे बड़े सदस्य हैं, उन्हें न तो इज्जत मिल रही थी, न ही खाना ढंग का। उनकी हालत देखकर मेरा मन बार बार भर आता। दूसरी ओर मेरी सास का रवैया मेरे साथ बिल्कुल विपरीत था। वह मुझे हर चीज का ध्यान रखती, अच्छे फल, ताज़ा खाना, सब कुछ पहले मेरे लिए लाती। मुझे हमेशा प्यार और सम्मान देती। तो फिर अपने पति के लिए उनके मन में इतना कठोर व्यवहार क्यों था? वही इंसान जिनके साथ उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई थी, उनके लिए न इज्जत बची थी, न करुणा। वह न सिर्फ उन्हें बासी और बदबूदार खाना देती थी, बल्कि अक्सर उन्हें ताने मारती, अपमानजनक बातें कहती। उनके पास पहनने को भी बस 2 पुराने जोड़े थे, वो भी मैले और पुराने। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। जब मेरी नंद का रिश्ता देखने लोग घर आए, तो मेरी सास ने मेरे ससुर को घर से बाहर भेज दिया। रिश्तेदार आए और चले भी गए, लेकिन उनके सामने उस घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य की मौजूदगी तक बर्दाश्त नहीं की गई। ये बात मुझे अंदर तक चुभ गई। रूही का रिश्ता तय हो गया था और पूरे घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। लेकिन एक बात जो मुझे अंदर ही अंदर खटक रही थी, वो ये थी कि मेरी सास ने अब तक होने वाले दामाद की मुलाकात मेरे ससुर से नहीं कराई थी। एक दिन सहजता से मैंने बातों ही बातों में सास से कह दिया, अभी तक रूही के ससुराल वाले पिताजी से मिले नहीं हैं। मेरी बात सुनते ही सासू माँ ने मुझे कुछ अजीब सी निगाहों से देखा और बड़े ठंडे लहजे में बोली, रूही का रिश्ता तय हो गया है, शादी वाले दिन तुम्हारे ससुर जी उन लोगों को देख ही लेंगे। इस जवाब ने मुझे भीतर तक चौंका दिया। एक पिता अपनी बेटी की शादी में उसके दूल्हे से पहली बार शादी के दिन ही मिलेगा। ये सोचकर मन हैरान हो गया। घर में शादी की चहल पहल थी, लेकिन मेरे ससुर के प्रति सभी का व्यवहार वैसा ही बेरुखी भरा रहा। किसी ने उन्हें शामिल करने की न तो कोशिश की, न ही किसी को उनके मन की परवाह थी। मैंने एक दिन हिम्मत करके रूही से भी बात की, बड़ी उम्मीद के साथ पूछा, पिताजी के साथ ऐसा क्यों होता है? तुम लोग कुछ कहते क्यों नहीं? रूही का जवाब सुनकर मुझे और भी ज्यादा निराशा हुई। उसने लगभग वही बात दोहराई जो संजय ने कही थी, भाभी, ये माँ और पापा के बीच की बात है। आप इससे दूर ही रहे तो अच्छा होगा। अगर माँ को पता चला कि आप इस मामले में दखल दे रही हैं, तो हो सकता है उनका रवैया आपके साथ भी बदल जाए। रूही की बात सुनकर मैं एकदम मौन हो गई। शायद वो सही कह रही थी। अगर मेरी सास को ये लग जाता कि मैं उनके फैसलों में टांग गड़ा रही हूँ, तो कहीं ऐसा न हो कि वह मेरे साथ भी वही व्यवहार करने लगे जो वह अपने पति के साथ करती हैं। आखिर मेरे ससुर उनके जीवन साथी थे, फिर भी उन्हें इज्जत और प्यार के नाम पर कुछ भी नसीब नहीं था। मैं तो बस उनकी बहू थी। दोपहर के खाने के बाद की बात है। रूही की शादी की तैयारियों के चलते सासू माँ को एक बार फिर बाजार जाना पड़ा। इस बार वह रूही और छोटी नंद को भी साथ ले गई। घर पर सिर्फ मैं और मेरे ससुर जी ही रह गए थे। जैसे ही मुझे यकीन हुआ कि घर में और कोई नहीं है, तो मैंने चुपचाप सारा बचा हुआ बासी खाना उठाया और छत पर डाल दिया। मेरा मन इस ख्याल से ही हल्का हो गया कि आज ससुर जी को सड़ा गला खाना नहीं खाना पड़ेगा। मैंने रसोई को अच्छे से साफ कर दिया और रात के खाने की तैयारी में लग गई। मन ही मन तसल्ली हो रही थी कि मैंने कुछ अच्छा किया है। मैं नहीं जानती थी कि मेरा ये छोटा सा कदम आगे जाकर एक बड़ी भूल साबित होगा और उसका असर भी उसी पर पड़ेगा जिसकी भलाई मैं चाह रही थी। सासू माँ और लड़कियां जब तक बाजार से लौटी, तब तक मैं खाना बना चुकी थी, रसोई सजी हुई थी और घर भी पूरी तरह साफ सुथरा था। मुझे पूरा यकीन था कि आज कम से कम मेरे ससुर को वही खाना मिलेगा जो सबके लिए बना है, क्योंकि बचा खुचा या बासी कुछ भी घर में नहीं था। लेकिन जब रात को सब खाना खाने बैठे और मैंने देखा कि मेरी सासू माँ फिर से मेरे ससुर के सामने कुछ अलग थाल में खाना रख रही हैं, तो मेरी आंखें अविश्वास से फैल गईं।
वो थाली साफ तौर पर बाकी सबसे अलग थी। मेरे ससुर हमेशा की तरह बिना कुछ कहे चुपचाप खाने लगे। इस नज़ारे ने मेरा दिल तोड़ दिया। मेरी भूख जैसे कहीं गुम हो गई थी। मैं चुपचाप उठी और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। मेरे पति ने शायद महसूस कर लिया था कि मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। जब मैं कमरे में काम निपटा कर बैठी तो वो मेरे पास आए और पूछने लगे, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मेरे मन में गुस्से, दुख और लाचारी की लहर एक साथ उमड़ पड़ी थी। मैं उन पर बरस पड़ी। क्या आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती जब आपके पिताजी के साथ ऐसा सलूक होता है? आप सब कुछ देखकर भी कैसे खामोश रह सकते हैं? मुझे डर लगता है कि अगर हमारा बेटा हुआ तो कहीं वो भी आप जैसा ही न बन जाए, जो अपने ही पिता को एक सम्मानजनक जीवन देने से चूक जाए। मेरी यह बात सुनकर संजय जैसे सन्न रह गए। वो कुछ बोल ही नहीं पाए। शायद पहली बार उन्हें मेरी बात ने भीतर तक झकझोर दिया था। संजय मेरी बातों से जैसे चौंक गए। उन्होंने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कैसी बातें कर रही हो? मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए आंसुओं के बीच धीमे लेकिन ठहराव भरे स्वर में कहा, जब आप खुद अपने पिता के साथ हो रहे अन्याय को देखकर भी कुछ नहीं करते, तो फिर आपकी संतान क्यों नहीं वही करेगी जो आप कर रहे हैं? जो बच्चे अपने पिता को चुप रहकर तकलीफ सहते हुए देखेंगे, वे कल को खुद भी वैसा ही करेंगे। मेरी बात सुनकर संजय ने बेमन से कहा, तुम्हारे लिए यही ठीक है कि तुम चुपचाप सो जाओ। जिन बातों की तुम्हें समझ नहीं है उनमें मत पड़ो। इतना कहकर वो करवट लेकर सो गए। लेकिन मेरे भीतर जैसे तूफान उमड़ रहा था। मेरी आत्मा तक बेचैन थी। सोच सोचकर मन में आग सी जल रही थी। अगर संजय की अपनी संतान भी कल को उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करे तो क्या तब भी वो यही चुप्पी साधे रहेंगे? मैं बिस्तर पर थी, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। अंदर ही अंदर मुझे यकीन होता जा रहा था। मैंने पूरी रात जागते हुए बिताई। करवट दर करवट बदलती रही, लेकिन दिल को कोई चैन नहीं मिला। रात के खाने पर जो कुछ हुआ वो मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। जब मैंने देखा कि मेरी सासू माँ ने ससुर जी की थाली में अदरक की सब्जी और कच्चा सा आटा डाल दिया, मेरा कलेजा कांप गया। उसके ऊपर से वो उन्हें ताना देती जा रही थी, अब पेट इसी से भरना पड़ेगा। जब इतनी अकल थी कि खाना छत पर डाल दिया। सच तो ये था कि खाना मैंने डाला था, ससुर जी तो बस बेगुनाही की सजा भुगत रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सासू माँ से सच बता पाती, और मेरे मन की हालत ऐसी थी कि खुद भी एक निवाला खाने का मन नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से वो रात कटी। सुबह होते ही मैं चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली। आंगन में जाकर देखा तो मेरे ससुर जी टूटे पलंग पर आसन लगाए पूजा कर रहे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उसमें एक गहरी थकान और तिरस्कार छुपा था। मैं धीरे से उनके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने जैसे ही पूजा खत्म की, मेरी ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटी आज इतनी सुबह कैसे उठ गई? सब ठीक तो है? ये सुनकर मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। मैंने जो बासी खाना छत पर डाला था वो सच में मेरे ससुर के लिए नहीं था। मैंने ये सब इसलिए किया था कि उन्हें बदबूदार खाना न खाना पड़े, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे इस कदम की वजह से वो खाना ही नहीं खा पाएंगे। मैंने माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी ओर देखा और बड़े ही शांत स्वर में कहा, बेटी इसमें माफ़ी की कोई बात नहीं है। तुम तो मेरे भले के लिए सोच रही थी, लेकिन मेरी किस्मत में अब वही लिखा है। मेरे दिल में हलचल मच गई। फिर मैंने एक और सवाल किया जो मेरे मन में बहुत समय से था, पिताजी इतनी सर्दी में आप खुले आकाश के नीचे पलंग पर क्यों सो रहे हैं, जबकि सासू माँ आराम से अपने कमरे में सो रही हैं और घर में सभी ताज़ा खाना खाते हैं, लेकिन आपको 2 दिन पुराना सड़ा गला खाना ही क्यों दिया जाता है? मेरे सवाल पर ससुर जी हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे, बेटी मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरी इतनी चिंता करती हो, लेकिन ये जो हो रहा है ये कोई बुरा व्यवहार नहीं है। तुम्हारी सास या मेरे बच्चे बुरे नहीं हैं। असल में जो मैं भुगत रहा हूँ वो सब कुछ मैंने अपने कर्मों के कारण बोया है। मेरे ससुर की बातों को सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई। इतने सालों की तकलीफों के बाद भी उनके दिल में अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कोई शिकायत नहीं थी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था, लेकिन वे इतने शांत थे जैसे सब कुछ सहने की आदत डाल चुके हों। ठंड बहुत बढ़ गई थी और घर में कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। मैंने शाल लपेटे अपने ससुर के पास बैठकर धीरे धीरे उनसे बात करनी शुरू की और उन्होंने मुझे अपनी पूरी कहानी बतानी शुरू की। जैसे जैसे उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, मुझे सिहरन सी महसूस होने लगी। मेरे ससुर ने बताया कि जब उनकी शादी मेरी सास से हुई तो दोनों के बीच उम्र का काफ़ी फर्क था। मेरी सास केवल 16 साल की थी,
और मेरे ससुर तब 32 साल के थे। उन्होंने बताया कि उनकी मां ने उनकी शादी जानबूझकर बहुत देर से करवाई, क्योंकि वे घर में अकेले कमाने वाले थे और उनके पास 6 बहनें थीं। उनकी मां पहले उनके पैसे से पूरा घर बनवाना चाहती थी और अपनी बेटियों के रिश्ते तय किए थे, फिर जाकर उनकी शादी मेरी सास से करवाई। मेरे ससुर ने बताया कि उनकी मां ने जानबूझकर एक युवा लड़की से शादी कराई ताकि उसे दबाकर रखा जा सके। जब मेरी सास उनके घर आई तो पहले दिन से ही वह अपनी सास की नौकरानी बन गई। उनकी सास ने कभी उन्हें खाने तक नहीं दिया और सारा खाना अपनी बेटियों के घर भेज दिया करती थी। मेरी सास के हिस्से में हमेशा बासी और सड़ा हुआ खाना ही आता था। मेरी सास ने कभी भी अपने हालात के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, जबकि उनके जीवन में हर कदम पर मुश्किलें थीं। जब मेरी सास की शादी हुई थी तो वह केवल 17 साल की थी और पेट भर के खाना न मिलने के कारण उनकी सेहत बहुत खराब रहने लगी थी। इसके बावजूद घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर ही थी। मेरे ससुर की बहुत अच्छी सरकारी नौकरी थी, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी को एक अच्छा भोजन नहीं दे पाए। उनकी बहनें जब भी उनके घर आती तो उनके लिए खास तौर से अच्छा खाना तैयार किया जाता था, जबकि मेरी सास के लिए हमेशा सिर्फ बासी और सड़ा हुआ खाना बचता था। वह सारा समय रसोई में ही काम करती रहती और आखिरकार उनके लिए एक निवाला भी नहीं बचता था। इतनी परेशानियों के बावजूद भी मेरी सास ने कभी अपने पति से कोई शिकायत नहीं की। फिर एक दिन ऐसा हुआ जब उनकी जुड़वा संतान, एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश बेटी पैदाइशी मृत पैदा हुई। इसके कारण मेरी सास की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई और वह पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ गई। जब तक वह काम करने के लायक थी, लोग उनका पूरा फायदा उठाते रहे, लेकिन जब वह काम करने में असमर्थ हो गई तो मेरी ससुराल के परिवार ने उन्हें एक कमरे में बंद करके छोड़ दिया और खाना भी नहीं दिया। ये सब सुनकर मैं चुप हो गई, क्योंकि मेरी सास ने कभी भी किसी से अपनी तकलीफों के बारे में कुछ नहीं कहा। मेरे ससुर की 6 बहनें उनकी मेहनत की कमाई पर ऐश कर रही थी, जबकि उनकी पत्नी यानी मेरी सास दिन रात भूखी रहती थी। सास की सेहत बिगड़ती चली गई, लेकिन इस शहर में उनका कोई नहीं था, क्योंकि वह दूसरे शहर से शादी करके आई थी। उनके माता पिता ने भी कभी उनकी हालात पर ध्यान नहीं दिया और उनकी स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। एक दिन संजय की दादी ने मेरी सास पर झूठे आरोप लगाए और मेरे ससुर को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। ये बात सुनकर मुझे तो सच में हैरानी हुई कि किसी ने ऐसा कदम उठाया, लेकिन यह मेरे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। तलाक के बाद भी मेरी सास को उसी घर में रहना पड़ा जहां पहले वह नौकरानी जैसी जिंदगी जी रही थी। उनकी हैसियत इतनी कम हो गई थी कि वह किसी को कुछ नहीं कह सकती थी। उन्होंने बहुत ही बुरे हालातों में अपना जीवन बिताया। फिर कुछ सालों बाद मेरे ससुर की मां का निधन हो गया और जब मेरे ससुर रिटायर हुए तो उनकी बहनें भी अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गईं, क्योंकि अब उनके भाई के पास कोई पैसा नहीं था जिस पर वह ऐश कर सके। संजय अब बड़ा हो चुका था और उसने अपनी मां पर हो रहे सारे जुल्मों को अपनी आंखों से देखा था। मेरे ससुर के रिटायर होने के बाद संजय ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए और साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी की। धीरे धीरे संजय ने घर के खर्चों को संभाल लिया और उसकी मां भी अब इस स्थिति से उबरने लगी। लेकिन वक्त का पहिया तेजी से घूम चुका था और अब मैं उस स्थिति में था जहां मैं संजय की मां की तरह घर में रहने के लिए मजबूर था। पहले वह मजबूरी में घर में रहती थी, अब वही हालत मेरी हो गई थी। मेरे पास अब कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर संजय की मां इस घर से चली जाती तो मैं अकेला पड़ जाता। मैं अब इतनी उम्र में अकेलेपन का सामना नहीं कर सकता था। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए थे और मैं महसूस कर रहा था कि घर में सब कुछ बदल चुका था और मेरा जीवन भी बिखर चुका था। संजय की मां के दिल में अब मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं बची थी, क्योंकि मैंने शादी के इतने सालों में हमेशा उसे नजरअंदाज किया और अपनी बहनों को ही प्राथमिकता दी। मैंने अपनी बहनों को तो पैसा देने की कोशिश की, लेकिन अपनी पत्नी को कभी वह प्यार और सम्मान नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। जब मेरी बहनें मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर चली गईं, तो उस समय मुझे एहसास हुआ कि पत्नी और पति का रिश्ता कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर मैंने अपनी पत्नी को उसका हक दिया होता तो आज मेरी स्थिति कुछ और होती। मेरे बच्चे मुझसे मोहब्बत करते, मेरी इज्जत करते और मेरी पत्नी मुझे अपना सर का ताज बनाकर रखती। लेकिन मैंने खुद ही अपनी गलतियों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब जब मैं सब कुछ हो चुका हूँ तो मुझे यह एहसास हो रहा है कि पति पत्नी के रिश्ते की अहमियत को समझने में मैंने कितना समय गंवाया। संजय की कोई गलती नहीं है, उसने भी अपनी पूरी जिंदगी अपनी मां के लिए ही जिया और अब मुझे वही दर्द दे रहा है जिससे वह खुद गुजर चुका है।
मैं अब यही सोचकर इस सब को सह रहा हूँ कि शायद यही मेरी माफ़ी हो जो मैं दुनिया में पा सकता हूँ। मैं सोच रहा था कि मैंने अपनी पत्नी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। मेरे ससुर, जो अपनी पूरी जिंदगी चुपचाप बिता चुके थे, अब मुझसे अपनी गलतियों का एहसास करा रहे थे और मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आज मुझे ये समझ में आ रहा था कि मेरी सास का मुझसे इतना अच्छा व्यवहार क्यों था। उन्होंने जितनी तकलीफें सही थीं, वह मुझे उनसे बचाना चाहती थीं। मुझे अपनी सास के साथ बिताए गए समय में जितना सुकून मिला था, वह इस घर से कहीं ज्यादा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सभी लोग अपने अपने कमरों से बाहर आने लगे थे। मैंने अपनी आंखें पोंछकर किचन में काम करना शुरू कर दिया था। नया दिन शुरू हो चुका था और मेरे ससुर को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। अब मेरी कोशिश यही थी कि मैं उन्हें माफ़ी दिलवाऊं। भगवान अपने भक्तों के अनगिनत पापों को माफ़ कर देता है, तो हम इंसान क्यों न दूसरे इंसान की गलतियों को माफ़ कर सकें। अब जबकि मेरे ससुर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, मैं चाहती थी कि मेरी सास भी उन्हें माफ़ कर दे। हालांकि उनके रिश्ते पहले जैसे नहीं थे, लेकिन उनका एक परिवार था और उन बच्चों के भविष्य के लिए यह जरूरी था कि घर के बड़े एक दूसरे का सम्मान करें। मुझे नहीं पता था कि मेरे द्वारा कहे गए शब्द मेरे पति के दिल में इस कदर असर करेंगे और उनका दिल धीरे धीरे अपने किए पर नरम पड़ जाएगा। अब सबसे मुश्किल काम यह था कि मैं अपने पति को समझाऊं, और इसमें उन्होंने मेरा पूरी तरह से साथ दिया। वह अपने पिता को उनका असल मुकाम समझाने में सफल रहे। अब सवाल यह है कि क्या मैंने अपने ससुर को उनकी असली स्थिति के बारे में बताकर सही किया, या मुझे उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि उनकी वजह से न केवल एक बल्कि कई जिंदगियां परेशानियों का सामना कर रही थीं।